Okay beta, we will start today the chapter structure of atom. Structure of atom में mainly we will study Rutherford model, then Bohr's model, और उसके बाद में वेव मैकेनिकल मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो तीन मॉडल्स हम पढ़ेंगे मेनली. वन इज रदरफोर्ड मॉडल एंड देन बोर्स मॉडल एंड देन इट इज वेव मैकेनिकल मॉडल. तो इससे पहले कि मैं रदरफोर्ड मॉडल को शुरू करूं उसके पहले मैं कुछ बातें आपसे और करूंगा जो रदरफोर्ड मॉडल के पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. क्या क्या डेवलपमेंट हुए रदरफोर्ड मॉडल के पहले, तो आप इसको पहले नोट कर लें. देयर आर थ्री मॉडल्स व्हिच आर बेसिकली प्रेजेंट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर. तीन मॉडल हैं बेसिकली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलते हैं. एक रदरफोर्ड मॉडल, एक बोर्स मॉडल और तीसरा वेव मैकेनिकल मॉडल. नो, जैसा आपने 10th में पढ़ा होगा, एक जॉन डेल्टन थे. जॉन डेल्टन ने एटम के बारे में बताया था और उन्होंने बताया था एटम जो है इनडिविजिबल होता है. तो जॉन डेल्टन टोल्ड अबाउट इनडिविजिबिलिटी ऑफ द एटम. दैट इज atoms are smallest unit or identity present. They cannot be divided further in स्मॉलर पार्ट्स. उनको हम और ज्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा जॉन डेल्टन ने बोला. बट आप लिख लें इसको पहले. ऐसा जॉन डेल्टन ने बोला कि एटम को और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है. ही टोल्ड अबाउट इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम. दैट इज एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट और आइडेंटिटी प्रेजेंट, मतलब सबसे छोटे यूनिट है, सबसे छोटी इकाई जो कि प्रेजेंट होते हैं. दे कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. मतलब जैसे कि आज तुम लोग जानते हो कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है. उस समय पे ऐसी कोई बात नहीं पता थी. जॉन डेल्टन के अनुसार सबसे छोटी चीज जो होती थी वो एटम ही होता था. नाउ उसका ये कहना था कि सारे एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से बनते हैं. ये भी आपने 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स. वन टाइप ऑफ एटम्स. एलिमेंट्स आर मेड अप फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ एटम. सिर्फ एक ही टाइप के एटम से एलिमेंट बनते. पर बात ये जो थी वो सही नहीं थी, इसके अपने ड्रॉबैक्स थे. विथ डिस्कवरी ऑफ कैथोड एंड एनोड रेस, विथ डिस्कवरी ऑफ कैथोड एंड एनोड रेस, कैथोड रे और एनोड रेस की डिस्कवरी के साथ, विथ डिस्कवरी ऑफ कैथोड एंड एनोड रेस, it was found that atom consists of negative and positive charged particles. Negative and positive charged particles.
नंबर 2, जब कैथोड और एनोड रेज की डिस्कवरी हुई तो इससे ये पता लगा कि एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दैट इज एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, दैट इज एटम कुड बी डिवाइडेड in smaller parts. Atom could be divided in smaller parts. अभी मैं इस बात को प्रूव करता हूं थोड़ी देर में आपसे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे और एनोड रे का डिस्कशन करके. नाउ सी दिस सेकंड ड्रॉबैक, जैसा उसने बोला कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ये भी गलत है क्योंकि एक ही एलिमेंट में अलग अलग टाइप के एटम होते हैं. इस सेकंड पॉइंट को मैं ऊपर लिख देता हूं. For example, carbon element consists of not only C12 कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है, बल्कि but also consists of C14. तो आइसोटोप्स होते बेटा. आइसोटोप मतलब जिनके मास सेम होते पर जिनके जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते पर मास जो है वो डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आइसोटोप्स जो है मिलते हैं, मतलब कार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन 12 के रूप में ही नहीं मिलेगा, मतलब एटॉमिक मास उसका C12 ही नहीं होगा, बल्कि वहां पे C14 के रूप में भी मिलेगा. तो एक ही टाइप के एटम नहीं हुए, ये अलग टाइप का एटम हो गया और ये अलग टाइप का एटम हो गया. इसी प्रकार नाइट्रोजन में देखोगे तो नाइट्रोजन के अंदर भी N14 मिलेगा, N15 मिलेगा, तो ये भी अलग टाइप का हो जाएगा. ऑक्सीजन के अंदर देखोगे तो ऑक्सीजन में भी आपको O16 मिलेगा और O18 मिलेगा. तो अलग अलग टाइप के जो है आपको निश्चित रूप से एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, अलग अलग टाइप के एटम्स आपको मिलने वाले इन सेम एलिमेंट. उसने क्या बोला जॉन डेल्टन ने ही बोला कि एक एटम के अंदर एक एलिमेंट के अंदर एक ही टाइप के एटम होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको ये दिख रहा है कि एलिमेंट कार्बन है और उसी के अंदर C12 भी है, उसी के अंदर C14 भी है. एलिमेंट नाइट्रोजन है और उसी के अंदर C14 भी है, C15 भी है, और एलिमेंट ऑक्सीजन है, O16 भी है और O18 भी है. इसका मतलब जॉन डेल्टन की थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं गलत प्रूव हो रही थी. इसके बाद कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है जो कि हुए हैं और इन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको पता लगता है कि एटम जो है वो डिविजिबल हो सकता है, जैसा कि इसके ड्रॉबैक में भी लिखा है. फर्स्ट ड्रॉबैक में विद डिस्कवरी ऑफ हेलो हाँ कौन सा आइटम, जैसे सर ऑक्सीजन के 16 और 18 है तो सर कैसे पता चलेगा? वो तो आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगाते हो कि अलग अलग आइसोटोप्स हैं. तो अलग अलग आइसोटोप्स एक्सपेरिमेंटल मतलब आपको लैब एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, उसमें आप डिटेक्शन करते हो कि आपको दो अलग अलग टाइप के आइसोटोप्स मिल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में हल्का सा डिफरेंस होगा. तो जो कि उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली हम समझ जाएंगे दो अलग अलग टाइप के आइसोटोप है. पर उनके जनरली जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें ज्यादा डिफरेंस दिखेगा, बट चूंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही टाइप का है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आपको लगभग सेम टाइप की मिलेंगी. तो बेस्ड ऑन दिस केमिकल प्रॉपर्टीज आप कुछ पता लगा सकते हो दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट, दो अलग अलग टाइप के एटम इसके अंदर एग्जिस्ट करते होंगे. सो दैट इज बाय वेरियस मेथड्स बाय व्हिच यू कैन सी दैट दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स. नाउ सी दिस बेटा, अब तक मैंने आपको ये बताया कि एटम इंडिविजुअल है, ये बात जॉन डेल्टन ने बोली, पर वो बात जो है गलत प्रूव भी हो गई. एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट थे, उस समय कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे. जूलियस प्लकर जूलियस प्लकर 1859 was studying about the conduction of gases. वो conduction of gases को देख रहे थे. Was studying about the conduction of gases. तो एक वो ऐसे ट्यूब ले लेते थे और ट्यूब के अंदर कंडक्शन ऑफ गैसेस को देख रहे थे. जैसे मैंने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले लिया,
और इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर एक बैटरी फिट किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और इलेक्ट्रोड से बैटरी फिट कर दिया। एक हो गया नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ये मान लो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। अब समझे, इसके अंदर एक आउटलेट बनाए, ऐसे यहां पे हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। अब 2 चीजें होती है बेटा, एक होता है कैटाइन, कैटाइन इज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ओ सॉरी कैटाइन इज पॉजिटिव चार्ज आयन। यदि आप लोगों को पता हो तो कैटाइन पॉजिटिव चार्ज आयन होता है और एनाइन नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज आयन होता है और एनाइन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज आयन होता है। तो कैटाइन जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है और एनाइन होता है नेगेटिव चार्ज आयन। तो समझे कैटाइन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यदि कोई आयन है तो वो किस ओर जाएगा, वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज हो। अच्छा, कैटाइन जाता है कैथोड की ओर। अब आपके याद रखने के लिए C फॉर कैटाइन एंड C फॉर कैथोड, और A फॉर एनाइन और A फॉर एनोड। C फॉर कैटाइन, C फॉर कैथोड, A फॉर एनाइन एंड A फॉर एनोड, ये आपके याद रखने के लिए। अब बेटा चूंकि कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ जाएगा, वो जाएगा ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ जिस इलेक्ट्रोड के पास नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जाता कहां है, पॉजिटिव चार्ज जाता है हरदम नेगेटिव चार्ज की हो। तो इसका मतलब कैथोड कैसा हो गया, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। जबकि एनाइन दैट इज नेगेटिव चार्ज आयन गोज टुवर्ड्स एनोड, तो नेगेटिव चार्ज आयन कहां जाएगा, ऐसी जगह जाएगा जहां जाके वो अपना चार्ज लूज कर दे। बेटा चार्ज एक ऐसी चीज है जो कोई एलिमेंट अपने ऊपर पसंद नहीं करता, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो चाहता है कि इसको लूज कर दे। तो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है कैथोड की तरफ, जहां जाके वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर लेगा। एनाइन दैट इज नेगेटिव चार्ज आयन विल गो टुवर्ड्स द एनोड, और वहां पर जाकर के वो अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर देगा, और नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एनोड का चार्ज खत्म हो जाएगा। एनोड पे जो पॉजिटिव सॉरी जो नेगेटिव चार्ज एनाइन पे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इधर से इधर जाकर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किस पे, एनोड पे। तो एनोड क्या हो गया, एनोड हो गया पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब क्या हुआ, ये था एक सक्शन पंप। एक्चुअली क्या था कि जूलियस प्लकर कंडक्शन ऑफ गैसेस देख रहा था, कंडक्शन ऑफ गैसेस देख रहा था। चूंकि एयर जो होती है वो बेड कंडक्टर होती है, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको मैक्सिमम एयर को बाहर निकालना था। तो वो प्रेशर को कम करने के लिए यहां सक्शन पंप लगाया, उस एयर को बाहर निकाल लिया, और यहां का जो प्रेशर था उसको रिड्यूस करके 10⁻⁻⁴ mmHg तक ले आया। अब दिस वाज कैथोड एंड दिस वाज एनोड, और यहां पे एक गैस भरी हुई है। मान लो वो इस गैस के एटम्स है, इसको हटा देता हूं। एक गैस भरी हुई यहां पे। अब क्या हुआ कि यहां पे जब 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, तो 10,000 वोल्ट का जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर जब 10,000 वोल्ट का हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल अप्लाई करने पे क्या होगा, यहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में ये इलेक्ट्रॉन जो कि एटम में बाहरी शेल में है या आउटर शेल में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर है मान लो, ये हुआ न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे आप, एनर्जी बराबर होती है Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल अप्लाइड। तो पोटेंशियल आपने 10,000 वोल्ट का अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 1 यूनिट का चार्ज और वोल्टेज पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी यदि बढ़ेगी तो ये न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, इतना दूर के परमानेंटली न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, मतलब वो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला तो एटम पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर ट्रेवल करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ट्रेवल करेगा किसकी ओर, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स द एनोड। दिस इज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट मींस इट इज एनोड, एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट मींस इट इज कैथोड। तो रेज जो है वो ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रेवल करेंगे, पर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मास के होते हैं तो इनका वेव लाइक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो दे विल ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये बहुत हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स दिस साइड। जब ये यहां से यहां ट्रेवल करते थे और वो जाके हिट करते थे एनोड को या पीछे, तो क्या होता था कि एक बीम, एक कलर दिखाई देता था। क्यों, क्योंकि जब भी भाई कोई भी हाई एनर्जी से कोई मास है, भले छोटा सा मास है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, जब वो जाके किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, रुक जाएगा वो। तो चूंकि वो एनर्जी लूज करेगा, अभी वो बहुत तेजी के साथ में चल रहा था और एकदम वो रुक गया कहीं से टकरा करके, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी लूज होगी। जब उसकी एनर्जी लूज होगी तो ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा एनर्जी का। तो एनर्जी के लॉस के कारण क्या होगा, एनर्जी के लॉस के कारण वो एनर्जी आपको रेडिएशन के रूप में दिखाई देगी। रेडिएशन के रूप में दिखाई देगी मतलब कलर एमिट होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन को ले जाकर किसी एक सरफेस पे मार दोगे तो उस सरफेस पर चूंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेगा, देयरफॉर द कलर विल बी एमिटेड। तो इस एरिया में कहीं पे एक बीम ऑफ कलर दिखाई देता था। तो उन्होंने ये सोचने की कोशिश की, जूलियस प्लकर तो एक्चुअली कंडक्शन ऑफ गैसेस पढ़ रहा था, बट गलती से या आप ये बोलो कि बाई चांस ये रेज उसको दिखी, उसको ये दिखा कि यार ये ब्लूइश कलर किस चीज का हो सकता है, यहाँ पे जो कलर दिखाई दे रहा है वो किस चीज का हो सकता है। तो फिर उसने देखने की कोशिश की कि कौन सी गैसेस हो सकती है, इनके क्या करेक्टर्स हो सकते हैं, ये कौन सी रेज हैं जिनके कारण ये करेक्टर आ रहा है। तो उसने फिर इन रेज की स्टडी करना शुरू किया। उसने पहले तो ये पता लगा लिया कि रेज जो है दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, क्योंकि इधर यहां पर जो है वो कलर, यहां पर जो है वो कलर दिखाई दे रहा था। दैट मींस द फ्लो ऑफ द रेज इज फ्रॉम दिस सरफेस टू दिस सरफेस। अब उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि इन रेज की प्रॉपर्टी क्या है, कैसी है ये रेज, क्या नाम है इन रेज का। वो नाम तो उसने इस आधार पे दे दिया कि वो कैथोड से ट्रेवल करती थी, एनोड की ओर जाती थी, तो उन रेस का नाम क्या रख दिया, उन रेस का नाम रख दिया गया कैथोड रेस। रेस का नाम हो गया कैथोड रेस। और इन कैथोड रेस की उसने प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कोशिश की। ओके बेटा, इसके बाद प्रॉपर्टीज, उसने प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश की कि इनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। उसके लिए क्या हुआ, उसने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, यहाँ पे 2 प्लेट्स लगा दी, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया और यहां से रेस को क्रॉस किया। जब रेस को इन 2 प्लेट्स के बीच में क्रॉस किया, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी, नेगेटिव चार्ज प्लेट थी, तो चूंकि कैथोड रेस थी, तो कैथोड रेस जब यहां से क्रॉस हुई तो इट गॉट डेविएटेड टुवर्ड्स दी, ये एक स्क्रीन लगा दिया, मान लो जिंक सल्फाइड स्क्रीन हो गया, मान लो जिंक सल्फाइड स्क्रीन हो गया।
तो ये ऑब्वियसली यूं जाके स्ट्राइक किया जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जाके इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेगा या इलेक्ट्रोड, तो यहां पे जो भी हो, बट ऑब्वियसली क्या हुआ, ये रेज डेविएट हो गई टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और यदि रेज डेविएट हुई है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो ये क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि द रेज वर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पहला पॉइंट आ जाता है कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज रेज है। कैथोड रेज वर नेगेटिवली चार्ज रेज, नोट कर लें आप लोग। हाँ बेटा बोले। हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट, बेटा एक लाइट फैन रख दिया बीच में। लाइट फैन मतलब एक हल्का पंखा। इसका बहुत कम वजन होगा, है ना, ये हमारा पंखा नहीं है इस टाइप का हम यूज करते हैं, बहुत कम वजन का पंखा ही कर दिया और कैथोड रेज को यहां से क्रॉस किया। तो ऑब्वियसली ये जब पंखे पे टकराती कैथोड रेज, तो ऑब्वियसली क्या होता, ये पंखा घूमना शुरू हो जाएगा। तो the lighter fan started revolving when a light fan was kept in path. It started revolving. उसने घूमना शुरू कर दिया था और चूंकि उसने घूमना शुरू कर दिया, it started revolving. Therefore, you can say that when a light fan was kept in path, it started revolving. You can say that these rays had mechanical effect. Therefore, it was concluded that rays have mechanical property. That rays have mechanical property. Now next, when a object was kept in path of these rays, when a object was kept, आप लोग लिखते जाएं, when a object was kept in path of these rays, its sharp shadow was formed. Its sharp shadow was formed. देखिए आप, इस ऑब्जेक्ट के को जब कैथोड रेस के रास्ते में रखा गया, तो इस ऑब्जेक्ट की शार्प शैडो उसके पीछे क्रिएट हुई। ये इस बात को प्रूव करता था कि इधर तो लाइट दिखी होगी, देखो बेटा इसकी एक शैडो पीछे दिखाई दे रही है,
ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल हो सकता था जबकि रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हो। यदि रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही होती तो वो इधर से इधर आ सकती थी, यूं घूम करके इस तरीके से आ सकती थी, और घूम के इस ओर आती तो ऑब्वियस सी बात है उस जगह पे आपको उस ऑब्जेक्ट की शैडो दिखाई नहीं देती बल्कि लाइट दिखाई देती। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि शार्प शैडो क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट लाइट इज ट्रेवलिंग, दैट particular wave is traveling in straight line. So this proved that cathode rays travels in straight line. Cathode rays travels in straight line. Next property में लिखना, देखो when cathode rays strike the zinc sulfide plate, एक जिंक सल्फाइड की हमने प्लेट लगा दी। when cathode rays strike the zinc sulfide plate, a green glow appeared. A green glow appeared. A green glow appeared. इसका मतलब इनके अंदर कुछ एनर्जीज थी, इसका अपना एक मास रहा होगा, वरना ऐसा नहीं होता। एक पॉइंट और लिख लो आप, जो कि बाद में आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है, लिख लें आप फिर भी पॉइंट। कैथोड रेज अफेक्टेड photographic plates. Photographic plates. Cathode rays affected photographic plates. Next point. ये पॉइंट बेटा आपको ज्यादा समझ में आएगा जब आप थोड़ा बहुत और हम आगे बढ़ जाएंगे चैप्टर में, फोटोग्राफिक प्लेट्स क्या होती है। बट अभी आप पॉइंट लिख लें, कैथोड रे affected photographic plates. E/m ratio for cathode rays was same irrespective of kind of gases used. एक लास्ट पॉइंट और लिख लें, कैथोड रेज could penetrate through, cathode rays could penetrate through thin foil of aluminum, through thin foil of aluminum cathode ray could penetrate through thin foil of aluminum and metals. Aluminum and metals. Thin foil of aluminum and metals. Now, let me explain you that point of E/m. क्या पॉइंट था वो? उस पॉइंट में ये लिखा था कि कैथोड रेज जो होती हैं वो एक ही टाइप का E/m रेशियो आएगा कैथोड रे के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ गैस व्हिच इज यूज्ड इनसाइड द ट्यूब, दैट सिलेंड्रिकल ट्यूब जो अभी मैंने मिटाया, उसके अंदर कोई भी टाइप की गैस क्यों ना यूज करो, E/m रेशियो हरदम सेम आता था। अब यहाँ पे E क्या है? E इज चार्ज एंड m इज मास।
तो कायदे से चूंकि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट विल बी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन and this will be charge of, this will be mass of electron. So charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs and mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs. जो भी कैलकुलेशन पे आ जाए वो E by M रेशो होगा। तो कोई भी गैस इस्तेमाल करो, चार्ज इलेक्ट्रॉन का हरदम एक ही रहेगा और मास भी एक ही रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड कि आपने किस टाइप की गैस इस्तेमाल की है, जैसे कि यदि आपने हीलियम गैस को यूज किया है या आप कोई और ऐसा गैस ले लो जो कि आसानी से आयोनाइज हो जाए, वो उस गैस को आपने यूज किया है या कोई और गैस यूज कर रहे हो, दोनों एक्स और वाई गैसेस का इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज हरदम सेम रहेगा, वो गैसेस के साथ वेरी नहीं करता। Therefore, E by M ratio will always come to be the same.